नमस्कार दोस्तों, हेल्थ जॉब स्टडी में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिजीज चैप्टर से रिलेटेड ही टोटल 120 एमसीक्यू इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस आप लोगों को इस पर देखने को मिलने वाली है। जो भी नए कैंडिडेट होंगे वे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी जितने चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू में कंटिन्यू आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, जो भी हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन जो है रिवर्स में करने वाले हैं, और पहला क्वेश्चन जो हम लोग का होने वाला है वो जो है आप लोग की देख सकते हैं कि कौन सा हाइपोग्लाइसेमिया का संकेत और लक्षण नहीं है। इसका सिंपली आप लोग देख सकते हैं, आंसर भी ऑलरेडी आ चुका है। ऑप्शन में है सिवरिंग यानी कि कांपना, ट्रेम्बलिंग यानी कि सिहरन, कंफ्यूज यानी कि भ्रम की स्थिति, और स्वेटिंग यानी कि पसीना। तो कौन सा हाइपोग्लाइसेमिया का संकेत और लक्षण नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिवरिंग। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से क्या कार्य संगठनों में व्यवहार पर प्रभाव नहीं पड़ता है? व्यक्तिगत, इमारत, पर्यावरण या समूह। और राइट आंसर आपका होगा इमारत। यानी कि इमारत जो है वो कार्य संगठनों में व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं डालता। बाकी हमारे व्यवहार पर व्यक्तिगत भी प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण के वजह से भी हमारे व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, और समूहों के वजह से भी जो हमारे व्यवहार पर जो है प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कारण दांत खराब हो जाते हैं? एसिड के वजह से, एज के वजह से, कैविटीज़ के वजह से, या कैफीन के वजह से। यानी हमारे दांत जो है किस वजह से खराब होते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एसिड के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम डिस्पोजल के लिए कौन सी विधि है? यानी कि थूक निपटान के लिए, ठीक है, जो थूकते हैं उसके निपटान के लिए कौन सी विधि है? बर्निंग, बॉइलिंग, 5% क्रेसोल, या फॉर्मल्डिहाइड। और इसका जो राइट आंसर होगा थूक निपटान के लिए 5% क्रेओसिल से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, थूक का निपटान यानी कि स्पेक्ट्रम डिस्पोजल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेली बेड पैंट्स एंड यूरेनल्स का कीटाणु शोधन किसके उपयोग से किया जाता है? 1% क्रेसोल, ब्लीचिंग पाउडर, स्टीम, या फिर लाइम। और करेक्ट आंसर हो ब्लीचिंग पाउडर। मल और मूत्र के कीटाणु शोधन के लिए उपयुक्त है सिवाय डैश को छोड़कर। यानी एक को छोड़कर सभी से जो हम लोग मल और मूत्र का कीटाणु शोधन कर सकते हैं। 8% ब्लीचिंग पाउडर, 10% क्रूड फेनॉल, 5% क्रेसोल, और 1 से लेकर 2% फॉर्मलिन। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 10% क्रूड फेनॉल। इसको छोड़कर बाकी मल मूत्र के कीटाणु शोधन के लिए 8% ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कर सकते हैं, 5% क्रेसोल का उपयोग कर सकते हैं, और 1 से 2% फॉर्मलिन का भी उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन थिएटर डिसइंफेक्शन के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? ऑपरेशन थिएटर डिसइंफेक्शन के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? डेटॉल, फेनॉल, लाइजोल, या फिर फॉर्मल्डिहाइड। और जो करेक्ट आंसर होगा वो है फॉर्मल्डिहाइड। यानी फॉर्मल्डिहाइड विधि जो है डिसइंफेक्शन करने की ऑपरेशन थिएटर के लिए सबसे अच्छी विधि मानी गई है। अगला है क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित विधि वाइब्रो कोलेराई को नष्ट करती है सिवाय डैश को छोड़कर। यानी एक को छोड़कर बाकी 3 जो है वाइब्रो कोलेराई को नष्ट करती है, लेकिन एक विधि जो है वाइब्रो कोलेराई को नष्ट नहीं कर सकती है, वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ड्राइंग, यानी कि सुखाना। सुखा करके जो हम लोग हैं वाइब्रो कोलेराई को नष्ट पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं। बाकी बॉइलिंग से कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर 1 mg पर लीटर के हिसाब से डालकर कर सकते हैं, और क्रेसोल के माध्यम से भी जो है हम लोग वाइब्रो कोलेराई को नष्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
स्पेक्ट्रम डिसइंफेक्शन के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, यानी थूक कीटाणु शोधन के लिए किस रसायन का उपयोग हम लोग करते हैं? क्रेसोल का, डेटोल का, सेवलॉन का या फिर फेनॉल का? और इसका राइट आंसर होगा क्रेसोल का। दो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा दोस्तों, एक था डिस्पोजल और यहाँ पे है डिसइंफेक्शन। आप लोग सेम मत समझिएगा, अलग अलग हैं। ऑटोक्लेव के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? 120 टेम्परेचर एंड 15 IBL पर प्रेशर 20 मिनट के लिए, 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 20 LBPS पर प्रेशर 30 मिनट्स के लिए, या 150 डिग्री टेम्परेचर 1 घंटे के लिए, या 130 डिग्री टेम्परेचर 2 घंटे के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑटोक्लेव के लिए जो है 125, ऑटोक्लेव के लिए जो है 120 डिग्री का तापमान, 15 प्रेशर 20 मिनट के लिए जो है हम लोग उपयोग में लाते हैं किसी चीज़ को भी स्टरलाइज करने के लिए। गर्म हवा ओवन के लिए कितने तापमान का उपयोग करते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे के लिए, 120 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे के लिए, 160 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे के लिए, या 200 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे के लिए? राइट आंसर जो होगा दोस्तों 160 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पहला एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट है? क्लोरीन, फेनॉल, आयोडीन या एल्कोहल? पहला एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। और राइट आंसर जो होगा वो होगा फेनॉल। सिवाय एक के स्पोरेसिटल निम्नलिखित हैं, यानी कि इनमें से 3 जो है स्पोरेसिडल है और एक जो है नहीं है, तो वो कौन सी है? ये है ग्लूटर एल्डिहाइड। नेक्स्ट है टीका देते समय निम्नलिखित में से किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? यदि त्वचा साफ हो तो आगे की सफाई जरूरी नहीं है। किसी वैक्सीन के संचालन से पहले त्वचा को कीटाणु रहित करना चाहिए। केवल दृष्टिगत रूप से गंदे त्वचा को साफ करनी चाहिए, या छोटे बच्चे को छोड़कर सभी के लिए सुई 25 mm की होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टीका देते समय जो है हमें किसी वैक्सीन के संचालन से पहले त्वचा को कीटाणु रहित करना चाहिए। स्टरलाइजेशन के निम्नलिखित तरीकों में से किसका बीजाणु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? ड्राइंग, हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव या कोच स्टीमर? स्टरलाइजेशन के लिए जो है बीजाणुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किस विधि में? तो ड्राइंग विधि में, यानी कि सुखाना, सुखाते हैं अगर हम लोग सुखा करके किसी चीज़ को स्टरलाइज करते हैं तो उसका बीजाणु जो है पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता है। कीटाणु शोधन के कितने स्तर हैं? 1, 2, 3 या 4? राइट आंसर जो है आपका वो होगा 3। कीटाणु शोधन के जो है 3 स्तर होते हैं। सभी सूक्ष्म जीवों को मारने की प्रक्रिया कौन सा है, यानी पूर्ण रूप से सभी सूक्ष्म जीव जिसमें मर जाते हैं वो प्रोसेस कौन सा है? स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्टेंट या फिर कॉन्करेंट? और राइट आंसर आपका होगा स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के द्वारा जो है पूर्ण रूप से सूक्ष्मजीव मारे जाते हैं बीजाणु सहित। टाइफाइड का टीका कितने प्रकार का होता है? 1, 2, 3 या 4? टाइफाइड का टीका डिजीज वाले चैप्टर में मैंने बताया हुआ है, अगर कोई नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं, तभी जाके आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसका जो है राइट आंसर है टाइफाइड का टीका 3 प्रकार के होते हैं।
टाइफाइड के टीके को किस तापमान में संग्रहित किया जाना चाहिए? 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक, -2 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक, 1 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक, या -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस तक। राइट आंसर हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक। वर्तमान में किस प्रकार का खसरा का टीका उपलब्ध है? पहला है किंड, दूसरा लाइव एंटीट्यूड, टॉक्सॉइड, या फिर कॉन्जुगेट्स। तो राइट आंसर जो होगा वर्तमान में जो है खसरा का टीका लाइव एंटीट्यूड के रूप में उपलब्ध है। खसरे का टीका कितने उम्र में दिया जाता है? यानी कि खसरे का टीका जो है कब से दिया जाना प्रारंभ होता है? 6 से 7 महीने में, 12 से 15 महीने में, 3 से 4 महीने में, या 0 से 6 महीने में। तो खसरे का टीका जो है 12 से 15 महीने में दिया जाना शुरू किया जाता है। कौन सा उपभेद खसरे के टीके से संबंधित नहीं है? एडमोनोस्ट्रोन जैकब, सचुआरे जेड, मोरेटेन, या ओकास्टेन। इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा खसरे के टीके से संबंधित उपभेद ओकास्टेन नहीं है। बाकी ये जो 3 है ये सभी हैं। और जो भी नए कैंडिडेट है, अगर थ्योरी वगैरह का क्लास आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, आप लोग जरूर से देख लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है इस तरीके के MCQ और आप लोगों को मिलता रहे। निम्नलिखित में से कौन खसरे के टीके के संबंध में सही है? एक को छोड़कर, यानी एक गलत है बाकी 3 सही है। फ्रीज ट्राइज एंटीट्यूड वैक्सीन, सिंगल IM डोज 0.5 ml, IS एसोसिएटेड विद TSS, कॉन्ट्राइंडिकेट्स इन प्रेगनेंसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिंगल IM डोज ऑफ 0.5 ml होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेंटावेलेंट वैक्सीन है? DPT प्लस मीजल्स प्लस हेपेटाइटिस B प्लस ओरल पोरियोवायरस प्लस H इन्फ्लुएंजा, DPT हेपेटाइटिस B, DPT इन्फ्लुएंजा B BCG, DPT हेपेटाइटिस B OPV, या DPT H इन्फ्लुएंजा B हेपेटाइटिस B। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन के अंतर्गत जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा DPT प्लस H इन्फ्लुएंजा B प्लस हेपेटाइटिस B। सार्वभौमिक टीकाकरण में कौन से टीका का उपयोग नहीं किया जाता है? डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, मेंजेस, या MMR, मीजल्स, मम्स, रूबेला। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है दोस्तों, यहाँ पे मेंजेस्टिक होगा और यहाँ पे मीजल्स, मम्स, रूबेला होगा। ठीक है, रूबेला, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। तो सार्वभौमिक टीकाकरण में कौन सा टीका उपयोग नहीं किया जाता है? तो MMR का टीका जो है सार्वभौमिक टीकाकरण में उपयोग नहीं किया जाता है। टीके के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3 या 4? और जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोगों का होगा 4। DPT का टीकाकरण के लिए सबसे अच्छी साइट कहाँ है? ग्लूटेल में, डेल्टोइड में, जांघ का पार्श्व पहलू में, या बाह की कलाई में? जो डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस का टीका हम लोग लगाते हैं तो वो किस जगह पे जो है सबसे अच्छी मानी गई है लगाने के लिए? तो जांघ का पार्श्व पहलू यानी पिछला भाग जो होता है उस जगह पे जो है DPT का टीका लगाने के लिए अच्छी जगह मानी गई है। शेक टेस्ट के द्वारा किया जाने वाला टीका
निम्न में से कौन सा है? मेनिंजाइटिस, डिप्थेरिया, पोलियोमाइलिटिस या बीसीजी? सैक टेस्ट के द्वारा किया जाने वाला टीका। तो राइट आंसर हो जाएगा पोलियोमाइलिटिस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा लंबे समय तक चलने वाला नहीं है? इन्फ्लुएंजा, वूपिंग कफ, डिप्थेरिया या मम्प्स? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका इन्फ्लुएंजा। एक अच्छी तरह से संग्रहित पोलियो वैक्सीन में वैक्सीन मॉनिटर में केंद्र वर्ग का कौन सा रंग होना चाहिए? गुलाबी, बैंगनी, नीला या सफ़ेद? और करेक्ट आंसर होगा सफ़ेद। निम्नलिखित में से कौन स्ट्रोक के लिए जोखिम कारक है? मधुमेह और उच्च रक्तचाप, शराब और धूम्रपान, गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन, आहार नियमन? इसका जो करेक्ट आंसर होगा गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन स्ट्रोक के लिए जो है एक जोखिम कारक है। निम्नलिखित में से डॉट से संबंधित है? कुष्ठ रोग, यक्ष्मा, तपेदिक या कैंसर? यानी डॉट से संबंधित है। क्या संबंधित है डॉट से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा हाइपोग्लाइसेमिया का संकेत व लक्षण नहीं है? कांपन, सिरहन, भ्रम की स्थिति या पसीना आना? तो हाइपोग्लाइसेमिया का एक जो है इनमें से संकेत नहीं है, बाकी 3 है। तो कौन सा नहीं है? तो वो है कांपना, यानी कि हाइपोग्लाइसेमिया में कांपना नहीं होता है, बाकी सिरहन, भ्रम की स्थिति हो जाती है, पसीना भी आता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को, 14 दिसंबर को, 5 जून को या 8 अप्रैल को? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस प्रकार के कैंसर को टीकाकरण के द्वारा रोका जा सकता है? ओरल कैविटी कैंसर, स्टोमच कैंसर, कैर्विकल कैंसर या ब्लड कैंसर? तो कैंसर को टीकाकरण के द्वारा रोका जा सकता है। इसका राइट आंसर जो है वो है कैर्विकल कैंसर को। रियूमेटिक हार्ट डिजीज से संबंधित से कौन सा स्थिति है? कान का संक्रमण, आँख का संक्रमण, गले में तकलीफ या फेफड़ों का संक्रमण? करेक्ट आंसर होगा रियूमेटिक हार्ट डिजीज गले में तकलीफ देता है, और रियूमेटिक हार्ट डिजीज से संबंधित एक स्थिति गले में तकलीफ देना है। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से अपंग होने का क्या कारण है? तो स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन या मलेरिया? तो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अपंग हो जाने का क्या कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो स्ट्रोक है, यानी स्ट्रोक के वजह से शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी अपंग हो सकते हैं। निम्नलिखित में से एक सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज कौन सा है? कैंसर, कोरोनरी हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन या स्ट्रोक? सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है स्ट्रोक। मधुमेह के रोगी के शर्करा पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं?
120 ml पर DL से अधिक, 120 ml पर DL से कम, 80 mg पर DL से अधिक या 80 mg पर DL से कम। तो राइट आंसर होगा मधुमेह के रोगी के शर्करा के स्तर को हम लोग 120 ml पर DL से अधिक में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे 17 हो गया है, एक्चुअली यहाँ पे स्तर होगा। कौन सा वायरस गठिया के बुखार का कारण बनता है? एडिनो वायरस, कॉक्स सर्की वायरस, राइनो वायरस या रेस्पिरेटरी साइनोसाइटियल वायरस। तो करेक्ट आंसर होगा कॉक्स सर्की वायरस जो है गठिया के बुखार का कारण बनता है। सिगरेट के धुएं का निम्न में से कौन सा घटक फेफड़े के कैंसर का कारण बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, टार या नाइट्रोसमाइन। सिगरेट के धुएं का कौन सा घटक फेफड़े का कारण बनता है? तो वो टार है जो फेफड़े के कैंसर का कारण बनता है। किस सूचकांक को बॉडी मास इंडेक्स के रूप में भी जाना जाता है? क्योटलेस इंडेक्स, पॉन्ड्रियल इंडेक्स, बोरोका इंडेक्स या कॉर्पुलेंस इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स के रूप में भी किस सूचकांक को जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेटलेट इंडेक्स। क्यू बुखार किस वेक्टर के कारण होता है? मक्खी के कारण, टिक के कारण, जू के कारण या फिर मच्छर के कारण। तो क्यू बुखार जो होता है वो आपका टिक के वजह से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एड्स पुष्टिकरण परीक्षण है, यानी कि एड्स कन्फर्मेशन का परीक्षण है? एलिसा टेस्ट, साउथर्न ब्लड टेस्ट, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट या डिक्रीज 21 रेशियो। तो इनमें से जो है एड्स का पुष्टिकरण के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? राइट आंसर है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। यहाँ पे कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा दोस्तों। एलिसा टेस्ट के द्वारा जो है ना एड्स का जो भी जीवाणु होता है उसका पता लगाया जाता है, लेकिन वो जीवाणु वाकई में एड्स का है या फिर उसे एड्स बीमारी है कि नहीं पूर्ण रूप से कंफर्म अगर करना है ना, तो कंफर्मेशन करने के लिए जो है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट का उपयोग करते हैं। नॉर्मली हम लोग एलिसा टेस्ट से जानते हैं। जब एलिसा टेस्ट से हम लोग का हो जाता है तो एलिसा टेस्ट वाले को कंफर्म करने के लिए फिर हम लोग वेस्टर्न ब्लड टेस्ट से जो है एड्स का पुष्टिकरण करते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन में भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ बोला है कि एड्स के कंफर्मेशन यानी कि पुष्टिकरण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वेस्टर्न ब्लड टेस्ट का उपयोग किया जाता है। अगर यहाँ पे रहेगा कि एड्स का नॉर्मल परीक्षण किससे किया जाता है, तब आप लोग यहाँ दीजिएगा एलिसा टेस्ट। निम्नलिखित में से किस बीमारी को बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर कहा जाता है? यक्षमा को, हैजा को, कुष्ठ रोग को या मलेरिया को? बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर जो है यक्षमा को यानी ट्यूबरक्लोसिस जो होता है उसे कहा जाता है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट के बाद कौन सा समय पढ़ा जाता है? ट्यूबरकुलिन टेस्ट के बाद जो है कौन सा समय जो है पढ़ा जाता है? 96 घंटे, 72 घंटे, 48 घंटे या 24 घंटे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्यूबरकुलिन टेस्ट के बाद 96 घंटे पढ़ा जाता है। डिप्थीरिया के लिए उष्मायन अवधि क्या है? यानी डिप्थीरिया का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो क्या है? 20 से 23 दिन, 10 से 13 दिन, 5 से 8 दिन या 2 से 5 दिन? तो डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो होता है 2 से 5 दिन का। बच्चों में पोलियो मुख्य रूप से कितने वर्षों तक प्रभावित करता है? 10 साल, 7 साल, 5 साल या 6 साल? तो बच्चों में पोलियो जो है मुख्य रूप से 5 साल तक प्रभावित करता है।
निम्नलिखित में से क्या एडिस मच्छर नहीं फैलाता है? ठीक है, क्वेश्चन ठीक से सुनिए। निम्नलिखित में से क्या एडिस मच्छर नहीं फैलाता है? चिकनगुनिया, डेंगू बुखार, जापानी बुखार या पिल्ला बुखार? इनमें से कौन सा जो है एडिस मच्छर नहीं फैलाता? करेक्ट आंसर हो जाएगा जापानी बुखार। जापानी बुखार जो है एडिस मच्छर के द्वारा नहीं फैलता। बाकी चिकनगुनिया, डेंगू और येलो फीवर जो है एडिस मच्छर फैलाता है। पोलियो वायरस का आकार क्या है? बेलनाकार, अंडाकार, गोल या गोलाकार? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गोलाकार। खसरे की उष्मायन अवधि क्या है? मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 3 दिन, 10 दिन, 21 दिन या 30 दिन? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 10 दिन। खसरे में दाने दिखाई देने के बाद कितने दिनों तक अलगाव की आवश्यकता होती है, यानी कि अलग रखने की आवश्यकता होती है दाने दिखाने के बाद? 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन या 8 दिन? तो करेक्ट आंसर होगा 7 दिन। जब भी शरीर पर दाने दिखाई देने लगे तो पेशेंट को जो हम लोग 7 दिन के लिए अलग कर देते हैं। कौन सा हाइपोग्लाइसेमिया का लक्षण नहीं है? कांपना, सिरहन, भ्रम का आना या पसीना? तो हाइपोग्लाइसेमिया का लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पोलियोमाइलिटिस का लक्षण या संकेत नहीं है? दस्त, उल्टी, गर्दन में दर्द, सीने में दर्द या पक्षाघात? तो करेक्ट आंसर है सीने में दर्द। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी अंधापन, गुर्दे की विफलता और कोरोनरी थर्मोसिस है? कैंसर, मधुमेह, पीलिया या धनुवात? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुमेह। तपेदिक लक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? खूनी खांसी, भूख कम लगना, वजन कम होना या पानी समान पेचिश? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी समान पेचिश। ये सही नहीं है ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण के बारे में। बाकी खूनी खांसी, भूख कम लगना, वजन कम होना ये सभी के सभी होते हैं। HIV के मुख्य लक्षण क्या हैं? जल्दी वजन कम, जीभ में सूजन, आंत में इन्फेक्शन या रक्त में शर्करा का बढ़ना? तो करेक्ट आंसर होगा HIV का मुख्य लक्षण है जल्दी से वजन कम हो जाना। निम्नलिखित में से कौन एक कीट वेक्टर नहीं माना गया है? मक्खी, मच्छर, टिक या टेस्टेफ्लाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा टिक को जो है कीट वेक्टर नहीं माना गया है। निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छर जनित नहीं है? मलेरिया, फलेरिया, डेंगू या किशनूर वन रोग? करेक्ट हो जाएगा किशनूर वन रोग को जो है मच्छर जनित बीमारी नहीं माना गया है। रोग संचरण कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो रोग संचरण जो है 2 प्रकार के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। जो भी कैंडिडेट अगर नहीं पढ़े हैं ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जा कर के वीडियो को अच्छे से देखिए। और जो भी नए हैं तो टेलीग्राम से भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़िएगा। टेलीग्राम में जो है आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें स्टडी मटेरियल मिलने वाली है, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ के रहिए। बैक्टीरिया और वायरस कब शरीर में प्रवेश कर सकते हैं? तैलीय त्वचा, फटी त्वचा, नमी त्वचा या रूखी त्वचा में? तो बैक्टीरिया जो है फटी त्वचा में शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी मौखिक, मल मार्ग तथा सेक्स के द्वारा प्रेषित होता है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस डी?
तो हेपेटाइटिस ए जो है बीमारी मौखिक रूप से, मल मार्ग से या सेक्स के द्वारा जो है प्रेषित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक यांत्रिक वेक्टर है? मक्खी, मच्छर, कुत्ता या बिल्ली? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मक्खी जो होता है वो एक यांत्रिक वेक्टर होता है। जब एक कीट या जानवर किसी बीमारी में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है? सीधा संपर्क, अप्रत्यक्ष संपर्क, बूंद का संचरण या फिर वेक्टर जनित, यानी कि किसके, एक कीट या जानवर बीमारी के मध्यस्थ में जब काम करता है तो उसे हम लोग वेक्टर जनित कहते हैं। NAFLD क्या होता है? नॉन एल्कोहल फैटी लिवर डिजीज, नॉन एल्कोहल फैटी लिवर डिसऑर्डर, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसऑर्डर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा NAFLD का फुल फॉर्म जो होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होता है। लीवर को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारियों से होने वाली एक दीर्घकालिक स्थिति कौन सी है? लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर, लेवोरेसिस या लीवर डिजीज? यानी कि लीवर को नुकसान पहुंचाने वाली दीर्घकालीन यानी कि क्रोनिक डिजीज कौन सी है? लीवर सिरोसिस। जब थायराइड ग्रंथि पर्याप्त थायराइड हार्मोन नहीं बनाती तब क्या होता है? अस्थमा, थायरोडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म या टाइफाइड? जब थायराइड ग्रंथि पर्याप्त थायराइड हार्मोन नहीं बनाती है तब शरीर में जो है हाइपोथायरॉयडिज्म वाली बीमारी हो जाती है। बीमारी जिसमें वायु मार्ग में सूजन आ जाती है, यानी वो कौन सी बीमारी है जिसमें जो एयरवेज होते हैं उस पर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है? अस्थमा में, थायराइड में, टीबी में या फिर टाइफाइड में? तो जो करेक्ट आंसर होगा एयरवेज में स्वेलिंग आ जाती है किसमें? अस्थमा डिजीज में। एक अनुवांशिक स्थिति है जो तब होती है जब बच्चे के पास गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रति या टुकड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? ट्राइसोमी 21, डाउन सिंड्रोम, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस या एल्बिनिज्म? तो ये हो जाएगा आपका ट्राइसोमी 21। ठीक है, जब बच्चे के पास गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रति या टुकड़ा होता है तो उसे हम लोग ट्राइसोमी 21 कहते हैं। एक अनुवांशिक स्थिति है जो तब होती है जब बच्चे के पास गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रति या टुकड़ा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हेमोफेलिया, डाउन सिंड्रोम, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस या एल्बिनिज्म? जिसमें शरीर में ट्यूमर बनते हैं वो क्या होता है? न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, हेमोफेलिया, डाउन सिंड्रोम या एल्बिनिज्म? तो जब शरीर में ट्यूमर बनते हैं तो ऐसे बीमारी न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। कौन से बीमारी में शरीर में खून जमाने वाली प्रोटीन की कमी होती है? हेमोफेलिया में, डाउन सिंड्रोम में, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में या एल्बिनिज्म में? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हेमोफेलिया में खून जमाने वाली प्रोटीन की कमी हो जाती है। इनमें से कौन सा जेनेटिक डिजीज है? हेमोफेलिया, डाउन सिंड्रोम, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस या सभी, यानी कि अनुवांशिक रोग है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी के सभी जो है अनुवांशिक रोग है, हेमोफेलिया भी, डाउन सिंड्रोम भी और न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस भी।
ECMO क्या है? एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, एक्स्ट्रा कॉमन मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीडेशन या एक्स्ट्रा कॉमन ऑक्सीडेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? निमोनिया, कैंसर, ऑस्टियोप्रोसिस या स्क्रवी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोप्रोसिस। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 140/90, 120/80, 100/70 या 90/60। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। हाई ब्लड प्रेशर होता है 140/90, 120/80, 100/70 या 90/60। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 140/90 को हम लोग हाई ब्लड प्रेशर के रूप में। कैंसर कोशिकाएं रक्त और लसिका तंत्र के जरिए शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकती है। इसे क्या कहते हैं? मेटोसिस, मेयोसिस, मेटास्टेसिस या मियोसिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटास्टेसिस। डेंगू होता है एडिस एजिप्टी से, एडिस एल्बोपिक्टस से, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो डेंगू जो है एडिस एजिप्टी से भी होता है और एडिस एल्बोपिक्टस से भी होता है। ये मच्छर की एक प्रजातियां हैं। चिकनगुनिया होता है एडिज से, एडिस एल्बोपिक्टस से, एनाफ्लीज से या क्यूलेक्स से। करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकनगुनिया एडिस एल्बोपिक्टस प्रजाति के मच्छर के द्वारा फैलता है। एक चयापचय रोग है डायबिटीज, डेंगू, प्लेग या कोरोना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डायबिटीज एक चयापचय रोग है। मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एनाफ्लीज या इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर होगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी होगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ और ऑप्शन रहता ना तो हम लोग प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में देते, लेकिन यहाँ पे इनमें से दोनों में भी नहीं है। तो जो करेक्ट या नॉर्मली होगा वो प्लाज्मोडियम होगा, इसीलिए इस पर आंसर हम लोग लगाए हैं। मलेरिया का एक प्रकार है फैल्सीफेरम, यानी कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मिलेरी या इनमें से सभी। तो करेक्ट हो जाएगा सभी के सभी जो है मलेरिया के परजीवियों का प्रकार है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम भी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी, प्लाज्मोडियम मिलेरी भी। मलेरिया किसके काटने से फैलता है? एनाफ्लीज मच्छर के, क्यूलेक्स मच्छर के, एडिज मच्छर के या मैग्नेशिया मच्छर के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। टेटनस होता है कॉलीसेंड्रम टेटानी के कारण, वायरस के द्वारा, कॉलीसेंड्रम टेटनस के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉलीसेंड्रम टेटानी के द्वारा। कॉलीसेंड्रम टेटानी किसका नाम है? बैक्टीरिया का, वायरस का, फंगी का या प्रोटोजोआ का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया का। इसका स्पेलिंग थोड़ा आप लोग अपने से भी देख लीजिएगा, अगर मिस्टेक होगा ना आप लोग सुधार लीजिएगा। मीजल्स होता है बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगी से या प्रोटोजोआ से। तो मीजल्स होता है वायरस से। पर्ट्यूसिस जीवाणु का नाम क्या है? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ब्रॉडबैक पर्ट्यूसिस, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस या बैक्टीरियल पर्ट्यूसिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्ट्यूसिस के जीवाणु का नाम बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस है। सीडीसी का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, कंट्रोल फॉर डिजीज सेंटर, कॉमन डिजीज कंट्रोल या कॉमन डिजीज सेंटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सीडीसी का फुल फॉर्म सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल होता है।
डिप्थेरिया डैश से होता है, माइकोबैक्टीरियम से, कोरेनबैक्टीरियम डिप्थेराई से, कोरेनबैक्टीरियम डिप्थेरॉक्स से, या कोरेनबैक्टीरियम डिप्थेरिया से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिप्थेरिया कोरेनबैक्टीरियम डिप्थेराई से होता है। वायरस पोलियोमाइलिटिस से होता है, चिकन पॉक्स, पोलियो, निमोनिया या स्कारलेट फीवर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलियो, यानी कि वायरस पोलियोमाइलिटिस से होता है। टीबी मेनिंजाइटिस है, ब्रेन में होने वाली बीमारी, स्पाइनल कॉर्ड में होने वाली बीमारी, इनमें से कोई नहीं, या ए और बी दोनों। तो टीबी जो मेनिंजाइटिस जो होता है वो ब्रेन में होने वाली और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में होने वाली बीमारियां हैं। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक कॉमन ग्यूरिन, बैसिलस पैलेट ग्यूरिन, बेसिक कॉमन जर्मन, या बैसिलियस क्लाइमेट ग्यूरिन। तो बीसीजी के फुल फॉर्म का करेक्ट आंसर हो जाएगा बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन। ट्यूबरक्लोसिस में टीका दिया जाता है, बीसीजी का, टीटी का, डीपीटी का, या पीवीटी का। इसका भी स्पेलिंग आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा खुद से दोस्तों, रॉन्ग है आई थिंक। तो ट्यूबरक्लोसिस में इसका टीका दिया जाता है, तो बीसीजी का टीका जो है ट्यूबरक्लोसिस में दिया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से, बैक्टीरिया से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, या वायरस से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। बबोनिक एंड न्यूमोनिक किसके प्रकार हैं? फ्लीज के प्रकार हैं, वायरस के प्रकार हैं, लेप्रोसी के प्रकार हैं, या प्लेग के प्रकार हैं। तो बेबोनिक एवं न्यूमोनिक जो होते हैं वो प्लेग के प्रकार हैं, यानी प्लेग बीमारी के दो प्रकार हैं। प्लेग संक्रामक के वाहक हैं मॉस्किटो, फ्लीज, फ्लाइज, वॉर्म। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लीज, यानी कि जुएं और टिक प्लेग बीमारी के संक्रामक के वाहक हैं। येसिनिया पेस्टिस से होने वाली संक्रामक बीमारी है डेंगू, टाइफॉइड, प्लेग, या पेस्टामेनिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा येसिनिया पेस्टिस से जो होता है प्लेग बीमारी होता है। टाइफाइड का कीड़ा होता है टोक्सोराइनिसिटिस टॉफी, सैलेमोनेला टॉफी, मेंसोनिया टॉफी, या पाराटाइफाइड। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सैल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड का कीड़ा होता है। हैंसेन्स रोग, हैंसेन्स रोग कैसे फैलता है? मच्छरों के संपर्क से, कीटों के संपर्क से, आर्मीडोला जानवरों से, या वायरस से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्मीडिलो जानवर से। बैक्टीरिया बहुत अच्छे से पनपता है 27 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक, -1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक, 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक, या 30 डिग्री सेल्सियस में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया 27 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस में बहुत ही अच्छे से पनपता है। बैक्टीरिया का इन्क्यूबेशन पीरियड क्या होता है, यानी उष्मयान अवधि? 7 दिन, 30 दिन, महीनों से सालों तक, या 365 दिन। तो बैक्टीरिया का जो इन्क्यूबेशन पीरियड यानी उष्मयान अवधि जो होता है वो महीनों से सालों तक होता है। हैंसेन डिजीज कहा जाता है, हैंसेन डिजीज किसे कहते हैं? लेप्रोसी को, प्रोसोफोरा को, वाइनोमिया को, या जापानीज फीवर को। तो हैंसेन्स डिजीज लेप्रोसी को कहा जाता है। लेप्रोसी होता है वायरस से, माइकोबैक्टीरियम लिप्रेयाई से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, या बैक्टीरिया से।
तो लेप्रोसी जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम लिप्रियाई से होता है, यानी कि कुष्ठ रोग जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम लिप्रियाई से होता है। कुष्ठ रोग के कीड़ा का नाम माइकोबैक्टीरियम लिप्रियाई है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है मलेरिया, पोलियो, हार्ट डिजीज या इन्फ्लुएंजा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्ट डिजीज जो है ये असंक्रामक रोग है। मलेरिया के परजीवी का वाहक होता है क्यूलेक्स, मैंसोनिया, एनाफ्लीज या एडिज। तो एनाफ्लीज मच्छर जो है वो मलेरिया के परजीवी का वाहक होता है। प्रोटोजोआ का वाहक है एनाफ्लीज, एडिज, क्यूलेक्स या मैंसोनिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा एनाफ्लीज। ऑर्गेनिक मैटर पर निर्भर करता है पैथोजन, माइक्रोवायरस, फंगी या एनाफ्लीज मॉस्किटो। करेक्ट आंसर हो जाएगा फंगी जो है वो ऑर्गेनिक मैटर पर निर्भर करता है, जिसकी वजह से वो खुद को विकसित करता है। डिप्थेरिया होता है किससे? बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगी से या प्रोटोजोआ से। तो करेक्ट आंसर होगा डिप्थेरिया, यानी गोलघोंटू जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। एंटीबायोटिक दवाओं से उपचार किया जाता है। एंटीबायोटिक दवाओं से उपचार किसका किया जाता है? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी का, वायरस से होने वाली बीमारी का, फंगी से होने वाली बीमारी का या प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी का। तो एंटीबायोटिक दवाओं का उपचार जो है मुख्य रूप से बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों में उपयोग किया जाता है। सबसे सूक्ष्म पैथोजन क्या होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या प्रोटोजोआ। तो सबसे सूक्ष्म पैथोजन जो होते हैं वो वायरस होते हैं। पैथोजन में आते हैं दूषित पानी, संक्रामक चीज़ें, बीमारी या फिर सूक्ष्म जीव। वे क्या होते हैं? पैथोजन्स में आते हैं। हाइपरटेंशन है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, क्रोनिक डिजीज, ए और बी दोनों, या कम्युनिकेबल डिजीज। तो हाइपरटेंशन जो होता है, उच्च रक्तचाप जिसको बोलते हैं, वो असंक्रामक रोग भी है और दीर्घकालिक रोग भी है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन होगा। एक्यूट डिजीज क्या होता है, यानी अल्पकालीन? डायबिटीज है, ट्यूबरक्लोसिस है, इनमें से सभी है या कॉमन कोल्ड है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमन कोल्ड जो होता है, सर्दी खांसी, ये अल्पकालीन रोग होता है। पोलियो फैलता है बैक्टीरिया से, वायरस से, पानी से या पैथोजन से। तो पोलियो फैलता है वायरस से। बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है काली खांसी, गोलघोंटू, तपेदिक या इनमें से सभी। तो काली खांसी यानी कि पर्ट्यूसिस, गोलघोंटू, डिप्थेरिया और तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस, ये सभी के सभी जो है बैक्टीरियों के द्वारा फैलता है। इनमें से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, मधुमेह या रेबीज। तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज जो है कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। संक्रामक रोग फैलता है किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा, दूषित जल के द्वारा, वायरस से या पैथोजन से। तो संक्रामक रोग या कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो पैथोजन से फैलते हैं। फैलते तो ऐसे बैक्टीरियों से भी है, दूषित जल से भी और वायरस से भी, लेकिन यहाँ पे पैथोजन पर इसलिए लगाया गया है आंसर क्योंकि ये जो है कॉमन आंसर हो गया, बाकी ये अलग अलग है।
तो इसीलिए सबका जो है पैथोजेंस में आ जाते हैं, बैक्टीरिया भी वायरस भी। और दूषित जल में जो होते हैं उसमें बैक्टीरिया वायरस तो होते ही हैं। तो इसीलिए इसका आंसर जो है संक्रामक डिजीज कैसे फैलता है हमें पैथोजेंस पे आंसर किया गया है। रोग का प्रकार यानी रोग कितने प्रकार के होते हैं? अल्पकालीन इनमें से कौन सा रोग का प्रकार है? अल्पकालीन रोग, कुष्ठ रोग, बैक्टीरिया या संक्रमण? तो अल्पकालीन रोग, ठीक है। रोग का एक प्रकार जो है अल्पकालीन एक्यूट डिजीज है। और फाइनली रोग क्या है? शरीर में विकार, अल्पकालीन दोष, दीर्घकालीन दोष या अस्थमा? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों, शरीर में विकार को जो है हम लोग रोग कहते हैं। इसका डेफिनेशन भी जो है मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट दोस्तों आज नए जुड़े होंगे, अगर आप लोगों को हल्की से भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो फिर एक नए चैप्टर का जो भी हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है उसके अनुसार नए चैप्टर का जो है एमसीक्यू में लाऊंगा। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते जाएगी वैसे वैसे जो है आप लोगों के क्वेश्चन के लेवल्स जो है मैं बढ़ाता जाऊंगा। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।